Hello, friends. Namaskar. Warm welcome. And in this lecture, let's start with understanding what is the development with respect to key areas, and that too you can say with respect to, newspaper, and what areas we can go for the general studies point. Different topics हो सकते हैं, different concepts हो सकते हैं. For example, we have been tracking this concept of reservation, and we have also been tracking what should be the way ahead for EWS quota. So Supreme Court verdict came. 10% EWS quota was upheld for the poorest among forward castes. रिजर्वेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ये किसी भी सेक्शन के लिए है, ना सिर्फ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए. कोई भी सेक्शन जो डिसएडवांटेज है उसको रिजर्वेशन मिलने का एक इंस्ट्रूमेंट है. सो सम जजेस एग्रीड, सम जजेस disagreed, but overall judgment says that yes, the quota for general poor is not unconstitutional. लेकिन दो जज कहते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी को, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन and if you are giving them to forward class, if you are not providing through this 10%, then you are doing injustice. हिंदी का एक शब्द लाभार्थी पॉलिटिक्स, मंडल प्लस कह दीजिए. और पॉवर्टी का टेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन समझने वाला है. तो यही है आज का सबसे इंपॉर्टेंट. When we talk about DMK or Tamil Nadu politics or the social justice movement that have been taking place there for a long time, they say ये gross injustice है, against the principles of social justice है. So there are different elements to be understand. उसको समझना पड़ेगा. So the question arises that what are the key areas? Economic criteria per se अगर आप बोलोगे, then it is actually permittable in relation to access to public goods. लेकिन same is not true for Article 16. Because the goal is empowerment through representation of community. लेकिन ये प्रोविजन देता है स्टेट को पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू एडमिशंस टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस. ये एग्री किया. तो सबने अलग अलग बातें बोली. जैसे जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला बोथ सेड concept of reservation and originally tha kya, it was for a limited period and it is need to, it is right now, it is desirable to revisit it and to fine tune it. Reservation should not be allowed to become a vested interest. फिर जस्टिस महेश्वरी सर ने क्या कहा, that reservation is an instrument of affirmative action by the state, जिसका काम है ऑल इंक्लूसिव इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाना, इनइक्वालिटी को खत्म करना. सिर्फ सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा सबके लिए, कोई भी डिसएडवांटेज क्लास के लिए. इसका मतलब जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ वीकर सेक्शन और ब्रॉड हो गया. एक रिजर्वेशन जो एक स्ट्रक्चर्ड सिंगुलैरिटी है, एक स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे उसको वायलेट नहीं किया जा सकता. एंड वो इकोनॉमिक, आप कह लीजिए इकोनॉमिक जस्टिस वाला जो आइडिया है वो, यानी कि क्या नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता. आप एक्सक्लूजन जो कर रहे हैं क्लासेस का बाय आर्टिकल 15.4, आर्टिकल 15.5 एंड आर्टिकल 16.4, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटी का ये बेनिफिट देने से, दैट इज इन द नेचर ऑफ बैलेंसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. यानी आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. आप इक्वलिटी के कोड को वायलेट नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी डैमेज नहीं कर रहे हैं. उनको तो ऑलरेडी जो मिला है वो मिला ही हुआ है. ये 10% जो है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल क्लास, ना ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता,
क्योंकि वो सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल, और वो रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरीज के केस में है, उनके केस में है वो, वहां पर सीलिंग मैटर करती है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), ना कि इस केस में। सो यानी कि कहना क्या चाहते हैं, 103 अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट सेट टू बी ब्रीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हो गया। बैकवर्ड क्लास वर्सेस फॉरवर्ड क्लास की लड़ाई की बात नहीं है ये है कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, जिससे सब्सटेंशियल जस्टिस सबको मिले। और लेजिस्लेचर से अच्छा कौन समझेगा? दे अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ पीपल, पार्लियामेंट इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सिटीजन्स में से हैं, जनरल अनरिजर्व क्लास के, वो अगर उन्हें कुछ मिलता भी है विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू द एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयरफॉर उनका एक्सक्लूजन जो किया गया है यहाँ से, उनका एक्सक्लूजन जो किया गया है, इसका मतलब ये सोचकर नहीं किया गया है कि वो उनको डिस्क्रिमिनेट करे। रिजर्वेशन हमेशा के लिए भी नहीं है, रिजर्वेशन का एक समय होना चाहिए, 50 साल, 75 साल, 100 साल, उसका एक टाइम स्पेन होना चाहिए। एंड नहीं है वो, मीन्स है वो, मीन्स टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। रियल सॉल्यूशन क्या है? आप ऐसे कारणों को खत्म कर दें जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। शुरुआत इसकी हो गई थी इंडिपेंडेंस के बाद से ही, बट टिल टुडे इट हैज बीन मूविंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन दो जजेस ने डिसेंट किया, जैसे मैंने आपको कहा। जस्टिस भट्ट ने कहा, सीजीआई साहब ने कहा कि पहली बार एक्सक्लूजनरी या डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल हमारे कोर्ट ने पास किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सक्लूजन की भाषा में बात नहीं करता है, सोशल फैब्रिक को तोड़ने की बात नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन को और इक्वलिटी को ब्रेक करने की बात नहीं करता है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो तो फिर डिप्रिवेशन ड्यू टू पॉवर्टी है। आर्टिकल 46 देखिए जरा, आर्टिकल 46 डू चेकआउट। तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है उस तरीके से ये। एससी एसटी ओबीसी को आप ऐसे नहीं अलग कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएटिंग द पोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उसमें भी एक सेगमेंट फॉरवर्ड क्लास का आप अलग से आप करेंगे और बाकी को अलग छोड़ देंगे, तो ये एक तरीके से स्टिग्मेटाइजेशन है, सोशल बैरियर को बढ़ाना है। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस बेस्ड रिजर्वेशन से पूरा लाभ फॉरवर्ड क्लास के ऐसे नहीं हो सकता। एसेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की भाषा नहीं है ये, उन्होंने ये कहा। बैकवर्ड क्लासेस आर ऑलरेडी लोडेड विद बेनिफिट्स, वो एक तरीके से कंपनसेटरी मैकेनिज्म है लेवल फील्ड बनाने का। दे आर अनइक्वल ड्यू टू सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, सामाजिक सामाजिक जो पिछड़ापन है उसकी वजह से है। और आप ये कहते हैं कि उनको ऑलरेडी मिला हुआ इसलिए उन्हें और देने की जरूरत नहीं है, ये उनके साथ इनजस्टिस है। क्योंकि वो जो है सोशली ऑब्जेक्शनेबल और आउटलॉड प्रैक्टिसेस उन्होंने झेली हैं, वो पूरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन है सोसाइटी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप ये 10% दे रहे हैं जनरल कैटेगरी को, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन को, ये किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? एक्सक्लूजन आप इसके साथ जो कर रहे हैं वो सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस का कर रहे हैं, और उनको आप उनके कोटे में बांध रहे हैं, उनकी मोबिलिटी को आप रोक रहे हैं। हाँ, ये बात सच है।
कि इकोनॉमिक कंडीशन कोई ग्राउंड हो सकता है अफर्मेटिव एक्शन के लिए, लेकिन उसके और पाथवेज होने चाहिए, गेटवेज होने चाहिए। उन्होंने सिन्हो कमेटी की बात की कि उसने क्या दिया था 2004-5 के एनएसएस स्टैटिस्टिक्स के बेस के ऊपर। तो बल्क ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो तो आपका इकोनॉमिकली, जो बल्क ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो तो आपका जो है बैकवर्ड सेक्शन ही है, और आर्टिकल 15(4) 16(4) में उसकी बात हो जाती है। स्टेट इंपावर्ड है रिजर्वेशन के लिए, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में भी है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं उनमें भी है, लेकिन क्या इससे मेन स्ट्रीम को फायदा होगा? और आपके पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जो 50% की सीलिंग को उन्होंने ब्रीच किया हुआ है। आप ऑलरेडी एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं 10% की, तो क्या उससे आपको लगता नहीं कि उनके आउटकम पर भी डायरेक्टली एक फर्क पड़ेगा? सो इस तरह की चर्चा हुई, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू आल्सो सी। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी के आइडियाज, उन्होंने कहा सिर्फ एक गॉड इज ओनली वन, उसी का नाम सच्चा है, उसी की पर्सनैलिटी, उसी का इमॉर्टल फॉर्म है, वो बिना फियर के है, बिना एनिमिटी के है, वो अनबॉर्न है, सेल्फ इलिमिनेटेड है, और गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। रिलीजन ऑफ सिखिज्म प्रमोट्स आइडिया ऑफ वन सिंगल यूनिवर्सल गॉड, और जो हर एक के भीतर विराजमान है। गुरु इज एटर्नल। तो इसीलिए सिख गुरुओं की जो सिख जिसे हम गुरु पर्व कहते हैं, वो सेंटर कोर पॉइंट है सिखिज्म का। 30 मिलियन से ज्यादा, यानी 3 करोड़ से ज्यादा जो सिख धर्म को पालन करने वाले हैं, वो गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती को बहुत ही ज्यादा, हमें कहना चाहिए, श्रद्धा भाव से मनाते हैं, सदियों से। गुरु नानक देव जी का जन्म हिंदू खत्री परिवार में हुआ, नानकाना साहिब, राय भोई की तलवंडी विलेज, पाकिस्तान में। कल्याण चंद दास बेदी जो विलेज के लोकल अकाउंटेंट थे, और उनकी माता जी माता तृप्ता, इन द ईयर 1469। जन्म साखी जिसको हम कहते हैं। उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट था और एक्सटेंसिव नॉलेज थी उनको स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स की, डिस्टिंक्टिव विजन फ्रॉम द यंग एज। उन्होंने बचपन से ही कहा, वन क्रिएटर, मेडिटेशन, इक्वलिटी टू मैनकाइंड, इन्वॉल्व इन द सेल्फलेस कंडक्ट, मानव भाव से सबकी सेवा, स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस। इसीलिए अखंड पाठ किया जाता है, 48 आवर्स लॉन्ग अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहिब को रिसाइट किया जाता है। गुरु नानक जयंती के 2 दिन पहले से पाठ शुरू हो जाता है, गुरुद्वारा 2 दिन पहले से सज जाते हैं, नगर कीर्तन किया जाता है, सिख ध्वज, निशान साहिब और एक पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को लेके जाया जाता है। असादी वीर, असादी वीर जो है वो भी गाई जाती है अमृत वेला में। प्रभात फेरी होती है सुबह सुबह। जो अपने आप को सिख मानते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अमृत वेला, और वो भगवान का नाम लेते हैं। कीर्तन होता है, एक ओंकार प्रेयर होती है, लंगर होते हैं। तो टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं वो एग्जामिनेशन और एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हैं, और हिस्ट्री ऑप्शन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वंद चखना, कीरत करना, नाम जपना, दिस इज these are the 3 key things. शेयर विद अदर्स, कीरत करना, अर्न ऑनेस्टली, एंड नाम जपना, रिमेम्बरिंग गॉड। ट्रू गॉड है, जैसे मैंने आपसे कहा। सतगुरु नानक प्रकटिया, मिति धुंध जग चानन होया,
जियो कर सूरज निकलिया, तारे छिपे, अंधेरा पलोया. As soon as Guru Nanak Dev Ji emerged, mist cleared, light scattered all around, as if at sunrise the stars disappeared and the darkness was dispelled. ये कहना है हमारे विचारों का, गुरु नानक देव जी का. सच्चा सौदा, ये कॉन्सेप्ट भी गुरु नानक देव जी का है. क्योंकि उस समय जो है गुरु साहिब जब जन्म हुआ, तो पाकिस्तान का जो मतलब आज का पाकिस्तान है, जो पंजाब और अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहां पर प्लंडरिंग, मैसेकर, लूटिंग, इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स होता था. गुरु साहब वहां पर जो है मोरल और सोशल रिजनरेशन उन्होंने सोसाइटी का शुरू किया. इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को उन्होंने डिस्करेज किया. गुरुमत की भावना को उन्होंने बढ़ाया. इक्वलिटी, इम्पैथी, लव एंड कम्युनिटी सर्विस को उन्होंने उठाया. जपजी साहिब में उन्होंने बोला है इमॉर्टल कौन होता है. एक एब्सोल्यूट, अनचेंजिंग, फॉर्मलेस, ओमनीप्रेजेंट गॉड होता है. सभी का भगवान एक है. अल्लामा इकबाल ने भी उनके बारे में कहा है. गुरु नानक देव जी के पास मोरल अथॉरिटी थी, मोरल चैलेंज था. उन्होंने बाबर को भी मोरली चैलेंज किया था. गुरु नानक जी का कहना था ट्रूथ हायर है, लेकिन उससे भी हायर है ट्रूथफुल लिविंग. ट्रूथफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि नानक देव जी पहले सोशलिस्ट थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की. 20 रुपए दिए थे उनके पिताजी ने, उन्होंने सारे के सारा पैसे जांगुरु साधु को खिला दिया. और जब पिताजी ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा मेरे को इससे अच्छी कोई डील नहीं मिली. उनका कंपैशन था ह्यूमैनिटी की. सो दीज आर द आइडियाज वी मस्ट आल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड. ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे थे. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस वी कैन से दैट कोर्ट, इवन गुजरात हाई कोर्ट हैज क्वैश्ड ordinance on EWS benefits in 2016. So worldly wise says equality may be a fiction, but nonetheless one must accept it as a governing principle. हम मानते हैं कि इक्वालिटी किसी ने देखी नहीं है, वो लाई जाती है, लेकिन फिर भी वो एक गवर्निंग प्रिंसिपल है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए. तो इसी डायरेक्शन में यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा की, तो ईडब्ल्यूएस कोटा कहता है हमें कि मेजोरिटी वर्डिक्ट ने कहा, मंडल प्लस का जो कॉन्सेप्ट आया उसकी बात है ये. तो आप, जैसा हमने कहा, कुछ जजेस ने उसको डिसेंट किया, कुछ जजेस ने उसको फॉलो किया. तो मेजोरिटी वर्डिक्ट सेड दैट इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन था, इट इट केम अप विद द ईडब्ल्यूएस कोटा. सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंडल से डिबेट से थोड़ा आगे कर दिया, फॉरवर्ड कास्ट रिजर्वेशन में. और लेगेसी होगी सोशल जस्टिस मूवमेंट की, जैसे डीएम के दलित ग्रुप्स हैं, उन्होंने अप्रेंशन रेज किया है कि भाई 10% कोटा जो है वो अगर आप फॉरवर्ड क्लास को देते हैं तो इसकी वजह से आप मान लीजिए जो हमारे बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनको धक्का लगेगा. यानी कि सोसाइटी कास्ट लाइंस के ऊपर भी डिवाइड हो सकती है. गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था. वेलफेयर आर्किटेक्चर जो है वो, न्यू वेलफेयर आर्किटेक्चर इज रीडिंग क्लास विद कास्ट हो रहा है. क्रीमी लेयर की बात हुई इंदिरा स्वाहिनी केस में. इकोनॉमिकली बेटर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट को आपने रिजर्वेशन से हटा दिया. डिफरेंशिएटेड कोटा ओबीसी की बात होती है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात होती है. जस्टिस रोहिणी कमीशन ने ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की भी बात की. पसमंदा मुस्लिम्स की बात होती है. कोटा फॉर दलित क्रिश्चियन की बात भी हो रही है. तो ये सारे प्रिंसिपल जो है बताते हैं कि पॉलिसी डिलिब्रेशंस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है. तो यानी कि सोशल इंक्लूजन और वेलफेयर, इवन विदाउट डाइल्यूटिंग द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन,
may lead to reconfiguration of political allegiances। यानी एस सी एस टी ओबीसी को तो जो है वो है ही, उसके अलावा आप उसको बिना डाइल्यूट किए आप और कुछ कर रहे हैं, इससे पॉलिटिकल डायनामिज्म और पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी होंगे। कास्ट प्राइमरी कैटेगरी है डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन डिप्रिवेशन तो किसी के साथ भी हो सकता है। जेंडर डिप्रिवेशन हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, रीजन हो सकता है। तो पॉवर्टी को आपने डिस्क्रिमिनेशन का कॉज माना और उसको आपने रिड्रेसल माना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इकोनॉमिक पाई को एक्सपेंड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये जो रीशेपिंग चाहिए ये बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होने वाला। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसी कॉन्टेक्स्ट में फैजान मुस्तफा सर का आर्टिकल भी है, वो भी यही कहते हैं कि जब आप देखते हैं जुडिशियल रिस्पॉन्सेज को रिजर्वेशन के केस में, दोराई राजन केस 1951, बालाजी केस 1963, इंदिरा स्वामी 1992 और नागराज 2006, वो दिखाता है कि इंडियन जुडिशरी सपोर्टिव नहीं रही है ऐसी सच पॉलिसीज की। जुडिशरी हैज क्रिएटेड न्यू कंडीशंस इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने जो है एक्सक्लूजन्स और डॉक्ट्रिन्स भी इसमें उन्होंने लगाई हैं। पार्लियामेंट को अमेंड भी करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 77th अमेंडमेंट, इंदिरा स्वानी केस को, जजमेंट को जो है प्रमोशन के अंदर चेंज करने के लिए। तो क्वेश्चन यही है कि भाई 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पास हुआ था, जो वीरपाल सिंह चौहान केस को और अजीत सिंह केस को, जजमेंट को जो है चेंज करने के लिए, क्योंकि उन जजमेंट से जो है एक कैचअप रूल हो गया था। कैचअप रूल का मतलब है कि जनरल कैंडिडेट्स जो प्रमोट किए जाते थे एस सी एस टी कैंडिडेट्स के बाद, वो सीनियरिटी रिगेन करेंगे जो कि पहले के एस सी एस टी कैंडिडेट जो प्रमोट किए गए हैं उनसे पहले, यू नो, जो अर्लियर जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स प्रमोट किए गए हैं उनसे, यू नो, कैचअप रूल इसको हम कहेंगे, वो कैचअप करेंगे सीनियरिटी को बेसिकली। तो हमारे कोर्ट्स ने हमेशा मेरिट को एम्फोसाइज किया है। हमारे कोर्ट डायल्यूशन ऑफ मेरिट पर बहुत ही सिंसियर रहे हैं, और जनरल कैटेगरी को उन्होंने बचाया है इस चीज से। जैसे अब ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करें तो भैया आप कैसे निकालोगे, तो 8 लाख रुपए की बात की गई। फिर उसके बाद जब कोर्ट को दोबारा पूछा गया, कोर्ट ने दोबारा पूछा, तो दोबारा कमेटी बैठी तो उसने बोला हाँ 8 लाख ठीक है, और साथ में आप जो है 5 एकड़ जमीन का भी आप डाल दीजिए, जिसके पास 8 लाख इनकम भी नहीं और 5 एकड़ जमीन है नहीं भी नहीं है वो आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रेयरली स्ट्रक डाउन होते हैं इस दिशा में। कहने का अर्थ कि अगर वो वायलेटिव नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, तो वो स्ट्रक डाउन नहीं होते हैं। क्योंकि 70 से ज्यादा अमेंडमेंट्स अब तक पास किए गए हैं, सिर्फ 5 ही स्ट्रक डाउन हुए, और एनजेएसी इस लास्ट था। नागराजन केस में, नागराज केस, आप अहम नागराज केस आपको मैं बता दूं कि वहाँ 2 टेस्ट थे कोर्ट के। किसी भी आप बेसिक स्ट्रक्चर को जब आप बात करते हैं उस पर, पहली बात तो विड्थ टेस्ट है कि बाउंड्रीज क्या है अमेंडिंग पावर की, यानी किस हद तक वो जा रहा है। और आइडेंटिटी टेस्ट कि जो अमेंडमेंट है वो आपका जो एग्जिस्टिंग जो भी चीज है उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हो रही है। तो आइडेंटिटी टेस्ट और विड्थ टेस्ट, तो नो अमेंडमेंट कैन चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए बहुत ही बर्डन होता है प्रूव करने के लिए कि वो जो है वाकई चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे कि डब्ल्यूएस कोटे में हमने कहा। तो अफर्मेटिव एक्शन तो है सोशल इंजस्टिस और हिस्टोरिकल इंजस्टिस को दूर करने के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी भी चेंज नहीं कर रहा है। न्यू रिजर्वेशन जो है वो प्रियम्बल जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है उसको बढ़ा रहा है। कुछ जजेस इस बात के लिए भी हैं कि भाई कि प्रोविजन जो है कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ और डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स के साथ, इसीलिए आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से तो वो नहीं कर सकते। साथ में मेजोरिटी वर्डिक्ट ये भी कह रहा है कि भाई रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक बेसिस पे हुआ वो नया नहीं है। पहले के आप जजमेंट देखिए, पॉवर्टी मेंशन की गई है फंडामेंटल सोर्स ऑफ बैकवर्डनेस की। लेजिस्लेचर ही अंडरस्टैंड करता है ना नीड्स ऑफ पीपल, अभी हमने जैसे बात की। पॉवर्टी सिर्फ एक स्टेज ऑफ स्टेग्नेशन नहीं है, बल्कि वो नीचे गिरने का एक बिंदु है। लेकिन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जिसकी बात हो रही है वो इंडिविजुअल है, ये ध्यान रखिए ना। वो कास्ट नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट तो पूरे कास्ट को मिल जाएगा, उसमें कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट यहां पर अपने पुराने प्रेसिडेंट से अलग चला गया। इसीलिए डिसेंट जो जजेस थे वो नहीं लिख पाए रीजनिंग में कि भाई एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरीज को एक्सक्लूड क्यों किया जाए।
लेकिन उन्हें मालूम था कि एक्सक्लूजन तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है अगर इसको ऑपरेट करना है न्यू पॉलिसी को। अगर जो बेनिफिशियरी तो एक्सक्लूड नहीं किए गए वो तो एक्सेसिव बेनिफिट हो जाएगा और एडवांटेज हो जाएगा। तो यानी वही जो मैंने पहले एक लेक्चर में चर्चा की थी, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो खुद बेनिफिट ले रहे हैं दूसरों के एक्सक्लूजन का, वो दूसरों को जब कुछ मिल रहा है तो वो एक्सक्लूड हो रहे हैं तो उसके लिए वो चर्चा नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट ही इसका एक फोरम है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। बहुत सारी जजमेंट है जहां पर 50% सीलिंग जो है पार हुई है। जब 50% सीलिंग की जो पार हुई का मतलब है कि उसकी चर्चा की जा रही है, उसकी बात है। जस्टिस चिन्नप्पा का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। उन्होंने कहा था रिजर्वेशन 40%, 50 या 60% आर्बिट्रेरी हो जाएगा, 40 तक रखिए बस, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इंदिरा सोरेन ने भी सिर्फ 50 पर थोड़ा उसके आगे रखा था। अब कोर्ट ने ये ब्रीच कर दिया। अब देखते हैं इसको ऑल इंडिया लेवल पे। वो इनजस्टिस नहीं करता है लेकिन 50 से आगे अब देखना पड़ेगा। अब तो फ्लड गेट खुल जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि समय ही बताएगा कि जो ये हुआ है इसका किस हद तक रास्ता जाएगा। हमने अभी बात की थी, तो 4 क्वेश्चन है ईडब्ल्यू जजमेंट में जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। पहली बात, पहला क्वेश्चन, क्या कोटा हो सकते हैं सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर? मेजोरिटी कहती है यस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिप्रीवेशन है। पहले की जजमेंट कहती थी इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज अलोन इज नॉट पॉसिबल बैकवर्डनेस के लिए, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ लेजिस्लेशन का नाम बताया गया, लेजिस्लेशन ने कॉन्शियस है, अंडरस्टैंड किया, भाई ठीक है हो सकता है। राइट टू एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, जबकि माइनॉरिटी ओपिनियन ने कहा कि ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया फेटर्निटी को ब्रीच करता है, ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाता है, कम्युनिटी नहीं रह जाता। पब्लिक गुड्स का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वुड नॉट बी परमिसिबल इन सच कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, क्या एक्सक्लूजन एस सी एस टी एस सी बी सी का डिस्क्रिमिनेटरी है? यहाँ पर नहीं है डिस्क्रिमिनेटरी। आर्टिकल 16(4) एग्जॉस्टिव रिजर्वेशन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन रिजर्वेशन अपने आप में एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन है। माइनॉरिटी ने कहा नहीं भाई नहीं, ये एक्सक्लूजन है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ आप नहीं कर रहे हैं, एस सी एस टी और ईबीसी एस सी बी सी, वो ऑलरेडी सोशली बैकवर्ड हैं, वो ऑलरेडी पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, ऐसा जो है डेटा से भी मिला है। और दूसरा जो है वो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, ऐसा जो है फॉरवर्ड क्लास के साथ नहीं है। दूसरा, आप उनको कन्फाइन कर रहे हैं उन्हीं के कोटे के अंदर, 10% उनके हिस्से का जो जनरल कैटेगरी था वो तो आप खा रहे हैं। और चौथा, मतलब तीसरी बात, आप उनको मोबिलिटी भी डिनाई कर रहे हैं। इसीलिए अगला क्वेश्चन ये कि क्या ब्रीच हो सकता है? 50% तो हो गया वो तो। 1992 ने कहा था कि भाई, इंदिरा स्वामी केस ने कहा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो हो गया स्पेशल केस में, लेकिन होगा। मेजोरिटी ओपिनियन, जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि 50% सीलिंग बैकवर्ड क्लासेस का ओवर स्ट्रेच कर रहा है। कोई बात नहीं, इनवायलेबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है।
माइनॉरिटी कहती है नहीं भाई, गलत हुआ, फ्लड गेट खोल दिया, जो मैंने आपसे अभी भी बात कही थी। तो प्राइवेट कॉलेजेस फोर्स कर सकते हैं, फोर्स हो सकते हैं वो भी, यानी कास्ट से इनकम पे और कम्युनिटी से इंडिविजुअल पे, बस ये बात आप जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस की कोई डेफिनेशन है फिक्स? 8 लाख रुपया, 5 एकड़ जमीन, उससे कम तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, थ्रेशोल्ड है अभी के लिए। तो अमेंडमेंट था आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अंदर। तो ये बात हमारी, हमने जो डिस्कस किया। दूसरा अगर हम डिस्कस करें, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जर्मनी विजिटिंग चाइना, तो कीवर्ड्स क्या आ जाएंगे? कीवर्ड्स आ जाएंगे दैट जर्मनी want to come out of the shadow of the US policies. Germany want to showcase that there must be a bridge with China. We cannot act and divide the world into two blocks. Germany want to continue exchange of technology, its dependence in terms of gas, especially on Russia, जैसे अभी जो एनर्जी क्राइसिस है. Germany believes in diversification of its economy. Germany also wants to suggest its own autonomy in its foreign policy. Germany do not want to push China into the corner along with Russia. Germany agrees with one China principle but says that कि वो mutual discussion, mutual understanding और उइगुर्स के साथ जो गलत कर रहे हैं उसको भी उठाता है वो, भले ही चाइना उसको ना देखे। जर्मनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी believes that coming century of this century of India and Asia, it must also have a role. तो ये पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दे आर विद दिस आर्टिकल विच इज हेयर। So two ways I have discussed this. Well, this is one. Another one we have already seen. EWS judgment हमने already discuss कर ली। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे वर्ल्ड के लिए ऑलरेडी होना चाहिए। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वो 5 साल का प्रोग्राम होना चाहिए, सबके लिए लगना चाहिए। और ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन कहता है कि भाई चाहे 800 मिलियन अर्ली वार्निंग सिस्टम पे खर्च किए जाए, लेकिन सारे वर्ल्ड के लिए होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम पहले ही डिप्रिसिएशन और रीडिप्रिसिएशन की बात कर चुके हैं। तो ग्रेजुअल रीडिप्रिसिएशन की बात अगर हम करें तो फॉरेक्स का हमें यूज करना चाहिए जुडिशियसली। सो दैट इज हाउ इट इज। हम ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स की बात कर चुके हैं, तो प्लीज गो एंड रिवाइज देम, एंड दिस इज व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सो हेयर यू कैन सी जो वर्डिक्ट आया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जिसकी हमने इतनी डिटेल में चर्चा की। मोर देन 2 लाख सीट्स इन सेंट्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वर ऑलरेडी रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आएगा वो एडिशनल सीट्स होंगी ईडब्ल्यूएस कोटा में। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग। तो आप इसको बैक भी नहीं जा सकते थे, पहली बात तो। अब जो मेन लीगल चैलेंजेस जो थे कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही सिर्फ काफी है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा की। दूसरा, जो क्लासेस को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है क्या वो एक्सक्लूड की जा सकती हैं। तीसरा, ब्रीच कैसे होगा। तो अब जो हमने पूरी चर्चा की, 50% के कैप की चर्चा की, फिर हमने चर्चा की कि फॉर ईडब्ल्यूएस जो सुप्रीम कोर्ट में की, आप देखिए वही सारी बातें यहाँ पर दोबारा से रिपीट की गई हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी बात की गई, अगेंस्ट की बात जैसे मैंने की आपसे, तो अगेंस्ट भी यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है। तो यानी 50% कैप भी वायलेट हुआ। उसके बाद जो है आपको आर्टिकल 46 की भी बात आई, promoting educational and economic interest of SC, ST and other weaker sections, protecting them from social injustice, implies that they cannot be excluded from EWS quota.
ये बात आ रही है जब आप उसके अगेंस्ट की बात करते हैं। तो यानी कि एक मेंस में जो क्वेश्चन है वो तो आना निश्चित है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन पे पूरा इवोल्यूशन करके आपकी चर्चा क्या होगी ये मेरी तरफ से आप सोचिएगा। जो पूरी चर्चा होनी चाहिए वो आपकी क्या है, आपके विचार क्या हैं कंप्लीटली, वो शुरू से लेके जब आप आज तक की जो सारी रिजर्वेशन पॉलिसी उसको जब आप एक सूत्र में पिरो कर लाएंगे तो समझिएगा कि आपने सही दिशा में उसके बारे में सोचा। दिस इज व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम हियर। ईडब्ल्यूएस सर्वाइव कर गया ऑब्वियसली, जैसा आर्टिकल ने कहा। यानी कि पॉलिटिक्स अंडरपिनिंग जो है ईडब्ल्यूएस की 2019 लोकसभा इलेक्शन से शुरू हुई थी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंसिडरेबल डिसीजन लिया, और उसके बाद जो है 8 लाख की सीलिंग को रखा डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, और इसमें लेकिन आपको यही सोचना है, जैसे मैंने बोला शुरू से लेके अब तक, कि किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। दैट इज व्हाट बेसिकली यू हैव टू थिंक अबाउट। सिमिलरली, अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये है आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो कितना बिलियन, बस आप फिगर देखिए, US 32 बिलियन शॉर्ट फेयर शेयर क्लाइमेट के फाइनेंस गोल के लिए, US 32 बिलियन। अगर हमने नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंस इज द की, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। यूएई विल होल्ड द नेक्स्ट ईयर्स कॉन्फ्रेंस, वहां पर फाइनल किए जाएंगे सारी चीजें, सारे के सारे गोल्स को किया जाएगा। इट विल बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल सप्लायर ऑयल एंड गैस का, और वन ऑफ द बिगेस्ट ओपीईसी प्रोड्यूसर्स है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया है। सो हमें कार्बन की प्राइस तो देनी ही पड़ेगी, हम बार बार इस बात की कर रहे हैं। और ज्यादा एंटी गवर्नमेंट आइडियाज को हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्रिटिकली देखना है कि वो चीजें हो कैसे सकती हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की, उसमें भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात आई। आई कैन आई बिलीव यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट था, उसको लिया गया, और उसके उस टाइम अपोनेंट नहीं थे, लेकिन अब आप देखिए इम्पोर्टेंट इशू बना। और उसके बाद जो है सीडीएस ने सर्वे किया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को सपोर्ट भी मिला, और इंडिया में अब रियलिटी ये है कि रिजर्वेशन तकरीबन सबके लिए ही है। इनकम क्राइटेरिया की बात करें, दैट इज देयर। SC ST में भी बात, हम वो तो सबके लिए होता है, लेकिन ओबीसी में, अदर्स में आप देखिए आ जाता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग इवॉल्व करके आई है। SC ST OBC थे 1990 2006 के बाद जो है और ज्यादा उसमें हुआ। 2019 अमेंडमेंट का मतलब अपर कास्ट भी इसके अंदर आ गए और पुअर भी आ गए, यानी कि एक एक इनकम क्राइटेरिया जरूर रह गया, बाकी तो चीजें डिफरेंट हैं। आयरनी ये है, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा रिजर्वेशन का, और इससे क्या वाकई जो हमने पहले डिस्कस किया क्या वो चीजें हो पाएंगी? सोचने वाली बातें ये हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन, आई एम जस्ट शोइंग यू। टाइमलाइन देखिए आप केस की, ये देखिए। ये है आपका जो मैं एक्सक्लूजन की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मेजर पैराडाइम शिफ्ट किया, दैट इज वैलिड अफर्मेटिव एक्शन के लिए। यानी एक ऐसे काइंड की रिजर्वेशन पॉलिसी को जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है बाकी को, उसको उन्होंने मान लिया। पहले क्या था? एक्सक्लूजन ऑफ एडवांस सेक्शंस ऑफ द बेनिफिशियरी कम्युनिटीज। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ है। लॉजिक अफर्मेटिव एक्शन का ये है कि ये टूल है जो ग्रुप
वही मेन स्ट्रीम से जो बाहर रह गए हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली, बिल्कुल मिली। और स्ट्रक डाउन हुआ, नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लाख या अब जो एग्जेम्प्टेड है आईटी रिटर्न जो फाइल करते हैं, इनका इनकम स्लैब 2.5 से कम है, वो भी इसके लिए हो जाते हैं। लेकिन कोई सेंस नहीं है, आर्टिकल कहता है कि उनको रिजर्वेशन बेनिफिट देने का जो 8 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। और मेजोरिटी का ये भी व्यू है कि 50% सीलिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू कास्ट बेस्ड कोटास एंड नॉट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल है। क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आएगा ओपन कंपटीशन सेगमेंट से। तो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया लोन अगर एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है तो फिर डिसेंट किया गया उसका। बेनिफिट जो है वो एक प्रोपोर्शन तरीके से होने चाहिए, क्योंकि कोई सेक्शन हो सकता है ज्यादा शेयर रिजर्वेशन का ले ले, जैसे क्रीमी लेयर बन गई थी बैकवर्ड क्लासेस में। अब इसका मतलब ये भी है कि वेल ऑफ जो है बैकवर्ड्स में, उनको तो ऑब्वियसली ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। लेकिन इनकम क्राइटेरिया तो आप ले आए, और ओबीसी के लिए भी ले आए, एससी एसटी तो इसमें है ही नहीं। तो एक तरीके से आर्टिकल सेज की इक्वलिटी, जो मैंने पहले बोला, इक्वलिटी की जो एलिजिबिलिटी थी ओपन कंपटीशन में, इससे उनको नुकसान हुआ। अब गवर्नमेंट शुड कंसिडर बोथ ओपनिंग अप द ईडब्ल्यूएस कोटा टू ऑल कम्युनिटीज और इनकम क्राइटेरिया इसको कम कर दे, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब तक ले आए। इससे क्रिमिलियर भी आइडेंटिफाई हो जाएगी और पुअरर की तरफ भी चले जाएंगे। अगर इससे ओबीसी और बाकी सेक्शन से अगर आप निकाल देंगे तो कुछ बेनिफिट जो है तब भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन को मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो दीज आर टुडे, आज के जो हमारा डिस्कशन रहा, इसमें मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस कोटा के हिसाब से हमने देखा है। ये और चर्चा का विषय है, इस पर और गहराई से आपको देखना होगा। फिर हम इस पर और बात कर सकते हैं कि भाई आखिर ये चीजें किस डायरेक्शन में मूव करें। अभी मैंने सिर्फ आपको ईडब्ल्यूएस ही न्यूज को उठाकर, आज के हिसाब से इस सेक्शन में मैंने यही उठाया कि इसमें हो क्या रहा था, क्या हुआ है। बार बार इसको आप पढ़िए, दोबारा मुझसे पूछिए, हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप इस पर और रीड कीजिए, और हमारा एक नई कोशिश होगी कि मैं आपको धीरे धीरे असाइनमेंट्स भी दूं, और उन असाइनमेंट्स को मैं अलग अलग जो असाइन करूंगा वो भी फिर आप खुद ही करेंगे। और उसमें से पीपीटी हो गई, या उसमें फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, या वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भी हम उसको डालना शुरू करेंगे। दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट गोल इज। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डू वेल एंड कीप on moving towards success. Thank you very much.